हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स पीजीपीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। अपने पिछली वीडियो में न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट फर्स्ट किया था, जिसमें अपने नाभिक के बारे में और उसके कुछ प्रकार के बारे में पढ़ा था। नाभिक के अंदर क्या क्या होता है और नाभिक की कुछ संरचना के बारे में अपने जानकारी ली थी। आज अपने कुछ आगे डिस्कस करेंगे। तो आज बात करते हैं अपने नाभिक के आज अपने बात करेंगे नाभिक के साइज के बारे में। नाभिक के साइज के बारे में, तो नाभिक का साइज क्या होता है, तो उसको किस प्रकार फाइंड करते हैं, और इस नाभिक के द्रव्यमान के बारे में और नाभिक के आयतन के बारे में कुछ आज पढ़ेंगे। तो देखिए, नाभिक बहुत ही छोटी होती है। अपने ध्यान देखो, एक परमाणु होता है, परमाणु को भी अपने देख नहीं सकते, लेकिन ये परमाणु का भी सबसे छोटा पार्ट है नाभिक, जिसके अंदर समस्त धनावेश एकत्रित होता है। इस नाभिक के साइज को फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इसकी कुछ विधियां हैं। अपने क्या करते हैं कि इसमें हाई एनर्जी के पार्टिकल, जैसे अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको नाभिक के ऊपर टकराते हैं या प्रकीर्णन करवाते हैं, जिससे अपने नाभिक के साइज के बारे में पता लगता है। बात ध्यान रखना है, अल्फा कण से तो नाभिक की त्रिज्या का पता लगता है। अल्फा कण से नाभिक की त्रिज्या का पता लगता है, जबकि इलेक्ट्रॉन से आवेश वितरण यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगता है, जबकि न्यूट्रॉन के द्वारा द्रव्यमान का, नाभिक के द्रव्यमान का या मास के बारे में अपने जानकारी ले सकते हैं। त्रिज्या, रेडियस। देखिए, अपने रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में जानते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अल्फा कण को एक सोने की पत्ती पर टकराते हैं। सोने की पत्ती में एक नाभिक होता है, अपने को ध्यान है, जिसमें से क्या ज़्यादातर पार्टिकल्स क्या है, साइड से गुजर जाते हैं, कुछ विक्षेपित हो जाते हैं और कुछ सीधे निकल जाते हैं अपने पास। लेकिन 10,000 में से एक पार्टिकल, एक ऐसा पार्टिकल होता है जो इस नाभिक से टकराकर वापस आ जाता है, जिससे अपने पता लगता है कि सामने कोई ठोस वस्तु है, जिससे कोई चीज़ टकराती है, जिससे वो वापस आ जाती है। इसे पता लगता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाऊं, अल्फा कण होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। जबकि जो न्यूक्लियस है अपने पास या नाभिक है, वो भी एक पॉजिटिव या धनावेश होता है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही की तरह मान सकते हैं अपने। तो अपने पता है कि जब सेम चार्ज होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, जबकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अब ये भी पॉजिटिव, अल्फा कण भी पॉजिटिव होते हैं, जब इसे टकराते हैं तो इसको ये रिपेल करने लग जाता है। रिपेल करने के बाद ये यहाँ से ऐसे मुड़ जाता है। देखो, ऐसे यहाँ से सीधा जा रहा था, वापस टकराता नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी पहले ये मुड़ जाता है, बैक आ जाता है। ठीक है, उसी पाथ पे भी कह सकते हैं, उसी पाथ पे वापस आ जाता है ये। ठीक है जी। अब देखिए, इससे अपने पता लगा सकते हैं कि जहाँ से वापस आया है और जहाँ पे वो पत्ती रखी हुई थी, उस पत्ती के बीच की दूरी क्या होएगी, रेडियस होएगी, त्रिज्या होएगी। ठीक है, लेकिन कभी भी अपने नाभिक का जो अपनी रेडियस है वो एकदम एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि नाभिक के साथ अल्फा कण है वो
टकराता नहीं बल्कि उससे थोड़े पहले बैक आ जाता है, जिससे जो दूरी अपने पास आती है वो नाभिक की त्रिज्या से, नाभिक की रेडियस से हमेशा ज़्यादा ही होती है। इसलिए एग्जैक्ट इसका कोई भी विधि तो है खैर, क्योंकि स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा अपने इसकी त्रिज्या फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकली बात करें तो ये पूर्ण रूप से परफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर 100% में से 90% ये एग्जैक्ट वैल्यू बता देती है अपने को, मतलब टोटल एग्जैक्ट नहीं होती ये, उसमें 10% त्रुटि होती है, 10% ज़्यादा ही बताती है, कम नहीं बताती है। ठीक है जी। लेकिन कई रिसर्चों, देखो अब जो अपने पास इलेक्ट्रॉन है वो क्या बताता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूक्लियस का, जबकि न्यूट्रॉन क्या बताते हैं, मास का। मास किससे लिखते हैं अपने, ए से। तो काफ़ी सारी रिसर्च हुई इस पर कि नाभिक की त्रिज्या क्या होती है, तो एक चीज़ सामने निकल के आई कि जो नाभिक की त्रिज्या अगर मैं आर मानूँ, नाभिक की त्रिज्या अगर मैं आर मानूँ, वो हमेशा उसके मास के पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। कोई किसी भी नाभिक की त्रिज्या उसके द्रव्यमान के 1/3 के समानुपाती होती है। ये नाभिक की त्रिज्या इस प्रकार अपने निकाल सकते हैं। यहाँ से मैं एक कांस्टेंट लेता हूँ R0 A 1/3। ये अपने पास एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू अपने पास क्या होती है, जिसकी वैल्यू अपने पास 1.2 फर्मी होती है, 1.2 फर्मी होती है। अपने को पता है एक फर्मी किसके इक्वल होता है, एक फर्मी किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻15 मीटर के। ठीक है जी, ये नाभिक का त्रिज्या के बारे में अपने पता लगा लिया है। अब आगे अपने पढ़ेंगे नाभिक के वॉल्यूम के बारे में। तो उससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, क्योंकि इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपके काम आएगा आगे। लाइक करते नहीं हो तो फिर वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता। लाइक कर दें, शेयर कर दें साथ के साथ। अब बात करते हैं अपने वॉल्यूम की, यानी आयतन की। हम नाभिक को किस आकृति का मानते हैं, सबसे पहले बात आती है कि उसके साइज किस प्रकार मानते हैं। अपने मानते हैं कि वो एक स्फीयर की तरह है, एक गोले की तरह ही मानते हैं हमेशा उसको। एक गोला है इस प्रकार से, एक बॉल की तरह है। और अपने पता है कि एक गोले का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। r यहाँ पे इस गोले की या इस स्फीयर की क्या होती है, त्रिज्या होती है। ठीक है जी, त्रिज्या भी अपने निकाल रही है। नाभिक की त्रिज्या क्या होती है, अभी निकाली है ना, r = R0 A⁻⁴। तो मैं नाभिक का आयतन निकालूँ तो 4/3 पाई R0⁴ A, ये अपने पास नाभिक का आयतन आता है। यहाँ से एक बात सामने निकल के आती है कि जो नाभिक का आयतन होता है वो उसके द्रव्यमान की क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। नाभिक के द्रव्यमान की क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये प्रोपोर्शनल है, ए क्या होता है यहाँ पे, द्रव्यमान। द्रव्यमान किससे मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों से। इन दोनों को क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉनों प्लस प्रोटॉनों को न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन। मैं इस लास्ट वीडियो का इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लें, आपको पता लग जाएगा न्यूक्लियॉन क्या होते हैं और
किस प्रकार उसकी साइज आकृति किस प्रकार होती है, सब उसमें बताया गया है, उसको देख लें। ठीक है जी, आयतन अपने निकाल दिया। ये होता है जिससे पता लगता है कि जो वॉल्यूम होता है उसके न्यूक्लियनों के प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितने ज़्यादा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, जितने ज़्यादा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे उतना ज़्यादा उसका क्या होएगा, वॉल्यूम होएगा जी, उतना क्या होएगा, उसका वॉल्यूम होएगा। ठीक है जी। अब अपने एक इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं जिसमें काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने मैजिक जो अपने मिरर न्यूक्लियाई पढ़ाया था, उसमें काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है। काफ़ी कमेंट भी आए थे मेरे पास कि समझाइए मेरे को, और मैंने उनको समझाया भी था। तो और ये दोबारा उन्होंने वीडियो देखी तो उनको समझ आ गया था। अभी जो मैं पार्ट करवा रहा हूँ है तो इजी, कुछ हार्ड नहीं होता, लेकिन ये जो पार्ट है थोड़ा सा ध्यान से, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करता है बच्चों को। ठीक है, तो वो है अपने पास एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्ट में बोलते हैं इसको AMU। हिंदी में क्या बोलेंगे जी, परमाणु या परमाणविक द्रव्यमान यूनिट को क्या बोलते हैं जी, इकाई। ठीक है जी। अपने बात करें कि अपने अगर हाइड्रोजन का मैं द्रव्यमान बताऊं आपको कितना होता है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, तो मैं बोलते हैं जी 1.6 10 की पावर -27 किलोग्राम, 10 की पावर -27 किलोग्राम। और कार्बन का क्या होता है जी 1.9 10 की पावर 27 किलोग्राम। देखो ये बहुत ही कम द्रव्यमान होता है, किसी भी नाभिक का अगर बात करें, किसी भी परमाणु का बहुत कम द्रव्यमान होता है, उसको अपने मापना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर भी अपने किलो में वैल्यू ले रहे हैं, जो उसके लिए एक सुविधाजनक इकाई नहीं है। इसको मतलब ये किलोग्राम है ना, जो ये अपने कैलकुलेशन करते हैं ना आगे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अभी अब किलो की तो बात क्या है, ग्राम में भी बात नहीं आती उसकी, तो बहुत ही कम होता है। फिर भी अपने किलोग्राम में कैलकुलेशन करते हैं तो एक तो हार्ड आता है, एक तो समझने में दिक्कत आती है कितना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक इकाई मानी थी अपने AMU। अभी बताता हूँ AMU क्या होता है अपने पास। देखिए कि 1961 में 1961 से पहले तो ऐसे ही किलो में मानते थे। 1961 में इंटरनेशनल लेवल पर एक साइंस मीटिंग हुई। कौन सी मीटिंग हुई, इंटरनेशनल लेवल पर एक साइंस मीटिंग हुई थी। उसमें यह माना गया कि अपने किसी एक हल्के परमाणु का द्रव्यमान को मानक मानकर, देखिए अब ध्यान रखना कि एक हल्का परमाणु ले लिया जी, ठीक है, एक हल्का परमाणु का द्रव्यमान, एक हल्के परमाणु का द्रव्यमान या मास को क्या मान लेते हैं जी, मानक मान लेते हैं, या इसको अपने एक मानक वैल्यू मान ली एक। ठीक है, मानक मतलब इसको हमने मान लिया अभी ये ऐसा ही है अपने पास कि ये सबसे हल्का है। ठीक है, तो बाकी किसी भी परमाणु का कोई दूसरा परमाणु है, इसको मानक मानकर, इस किसी हल्के परमाणु का द्रव्यमान को मानक मानकर दूसरे परमाणु का द्रव्यमान बताया जाता था। देखो मैं सब समझाता हूं आपको कैसे है। देखिए देखो कार्बन है ना, जो अपने पास कार्बन का एक समस्थानिक होता है C12, कार्बन 12 में बोलते हैं C612। ठीक है, ये हल्का परमाणु माना जा गया। ठीक है,
इसका द्रव्यमान होता है, जो इसका द्रव्यमान होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है, इसको मानक मान लिया। ठीक है जी, इसको क्या मान लिया? मानक मान लिया। इस द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक माना। इसके द्रव्यमान के 1/12वें भाग को क्या माना अपने पास? मानक। कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान का 1/12वां भाग होता है, उसको क्या माना? मानक। उसको मान लिया मानक। बाकी जितने भी परमाणु है ना, इस द्रव्यमान की से कितने गुना ज्यादा भारी होंगे उस हिसाब से होंगे। पहले नंबर पे तो ये है, सबसे हल्का यही माना गया अपने पास। ठीक है, इसका एक परमाणु का 1/12वां भाग माना गया। अगर मैं दूसरा मानूं, फिर मान रहा हूं कि दूसरा अगर मानूं तो उसे कोई, मान लो कोई भी परमाणु x है, वो इससे कितने गुना भारी होएगा? वो इससे भारी होएगा, इससे हल्का नहीं होएगा। ठीक है, वो इससे भारी होएगा, इससे हल्का नहीं होएगा। इस प्रकार ये इससे कितने गुना भारी है, इससे कितने गुना भारी है, उस हिसाब से इसका अपने माना गया था। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपने पास? अपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान। अपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान। ठीक है जी, देखिए कैसे डेफिनेशन बता देता हूं आपको। किसी हल्के तत्व का परमाणु का द्रव्यमान को मानक मानकर किसी अन्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसके सापेक्ष निकालना क्या होता है? सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान। क्या होता है? सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान, जिसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है जी, देखिए अब आगे और कन्फ्यूजन कम करता हूं। 1961 में ये भी बात मानी गई थी कि कार्बन 12 का जो द्रव्यमान होता है, कार्बन 12 के एक एटम का जो द्रव्यमान होता है वो 1,20,000 AMU के इक्वल माना गया। 1,20,000 AMU के इक्वल माना गया। ठीक है जी, इसका 1/12वां भाग क्या माना गया अपने पास? सबसे हल्का परमाणु, जिसके सापेक्ष अन्य परमाणुओं को अपने का द्रव्यमान निकालते हैं। ठीक है, अन्य परमाणु का द्रव्यमान अपने निकालते हैं जी। अगर मैं बात करूं इसके फॉर्मूले की तो क्या होएगा? किसी परमाणु का रिलेटिव एटॉमिक मास। किसी परमाणु का रिलेटिव एटॉमिक मास अपने को क्या बताता है कि जो उसका फॉर्मूला क्या होगा? उस तत्व का द्रव्यमान C6 के एक परमाणु का द्रव्यमान का 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है, वो अपने को बता देगा ये रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है जी, और बात करते हैं अपने। तो इसके आधार पर अपने हाइड्रोजन का जो निकाला था एटॉमिक मास, वो आया था अपने पास 1.008 AMU, और ऑक्सीजन का जो अपने पास आया था वो आया था 15.999 AMU, जिसको अपने क्या मानते हैं आजकल? 16 मानते हैं ना। क्या लिखते हैं? 8 और 16। हाइड्रोजन का भी एक ही मानते हैं ना, 1H1 है ना, 1H1। ये अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं ना, वैसे अप्रोक्सीमेट होता है नहीं। 1.008 ये होता है 15.999। ठीक है, 8 और 16। ठीक है।
अपने अन्य बात करें इसके अलावा कि कुछ और पार्टिकल्स हैं उनका भी जो मानना था अपने पास या निकला था इससे एएमयू की कैलकुलेशन में, तो क्या था, चलो इसकी बात करते हैं अपने एक एएमयू की। ठीक है, एक एएमयू कितना होता है, एक एएमयू होता है कितना होता है, 1/12 किसका भाग होता है, C12 के एक परमाणु का 1/12 कितना बताया था मैंने, ये 1.9 10 की पावर 27 kg, 27 kg ये बताया था ना मैंने। देख रहा ना, थोड़ा रिवर्स करके पीछे मैंने यही बताया था, कार्बन के द्रव्यमान कितना होता है 1.9 10 की पावर 27 kg। इसको आगे कैलकुलेट करता हूँ तो कितना आता है जी 1.6 10 की पावर 27 kg। ठीक है जी, ये एटॉमिक मास यूनिट अपने पास एक एएमयू की वैल्यू आ जाती है। अगर मैं प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करूं, जिसको मैं एमपी लिखता हूं, ये प्रोटॉन का बता रहा हूं, फिर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, फिर मैं एक न्यूट्रॉन की बात करूं तो कितनी है अभी बताते हैं आपको। एक प्रोटॉन का कितना होता है किलोग्राम में, 1.6 10 की पावर 27 kg, 10 की पावर 27 kg एएमयू में होता है 1.007 एएमयू, आगे भी होता है ये। ठीक है जी, और इसका होता है अपने पास इलेक्ट्रॉन का 1.6 नहीं होता है, इसका होता है 9.1 10 की पावर 31 kg और 0.00055 एएमयू। ठीक है, न्यूट्रॉन की बात करूं मैं तो न्यूट्रॉन का होता है अपने पास 1.67 10⁻27 kg। एएमयू में बात करें तो होता है अपने पास 1.008 एएमयू। देखो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, बस एक इसका ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना, इसकी एएमयू में इसकी वैल्यू मत याद रखना आप, एएमयू की ये चीज़ याद रख लेना आप। ठीक है जी, जो एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है यही अपने पास, इसके अलावा तो अपने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। ठीक है जी, उम्मीद है सारों को समझ आया होगा, और जाने से पहले सारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें। हाँ, इस फिजिक्स पार्ट फर्स्ट की जो वीडियो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, और दूसरा इसका नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द बनाऊँगा, तो जुड़े रहें साथ में। धन्यवाद।